कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लास्ट क्लास में हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज को पढ़ रहे थे। सीएफटी थ्योरी के बारे में पढ़ा था हमने। अब आज की क्लास में हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सीएफटी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। उसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। साथ में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में भी हम सीएफएसी कैलकुलेट करेंगे और उसकी सीएफटी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा स्क्वायर प्लेनर में भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल को ही एक बार और बना लेते हैं। सीएफएसी कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले मेरे पास कितने ऑर्बिटल थे? 5 डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऊपर कर दो लिगेंड की प्रेजेंस में। ये लिगेंड की प्रेजेंस में ऑर्बिटल है मेरे पास, और जैसे ही लिगेंड और पास में आएंगे तो ये दो भागों में हमने बांट दिए थे। कौन कौन से दो भाग थे? ईजी और T2G। ये अब आपको याद भी हो जाना चाहिए पूरा। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना था? 1 डेल ओ या 10 DQ। ये मेरा बेरी सेंटर था। यहाँ से यहाँ तक हमने कितना बताया था? प्लस 3/5 डेल ओ कहो, 0.6 डेल ओ कहो आप इसको, या फिर आप 6 DQ कहो। यहाँ से यहाँ तक आपको एनर्जी गैप कितना बताया? -2.5 डेल ओ, 2/5, 0.4 डेल ओ कह सकते हो, या फिर 4 DQ भी कह सकते हो। ये मेरे 3 ईजी कक्षक हैं, DXY, DYZ, DZX। ये मेरे 2 कक्षक थे, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 ऑर्बिटल्स में हमने डिवाइड कर दिया था। T2G कक्षक नीचे आ जाते हैं और EG कक्षक कहाँ चले जाते हैं? ऊपर। अब देखो, ये ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम हम लास्ट क्लास में बना चुके थे। अब हमें निकालनी है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जो ये डेल ओ होती है इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इसे बोला जाता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ऑक्टाहेड्रल के लिए इसे निकालने का फॉर्मूला होता है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे -0.4। ठीक है, ये माइनस में सभी वैल्यूज जितनी भी हैं, और माइनस मैथ वाला नहीं है, नीचे गया इसलिए माइनस और ऊपर गया इसलिए प्लस, इसलिए दोनों को ऐड करने पर 1 आया। ठीक है, 0.4 और 0.6 1, -0.1 नहीं कहेंगे हम, वो बस नीचे जाने को शो कर रहा है और वो ऊपर जाने को शो कर रहा है। तो -0.4 इंटू n T2G प्लस, ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो 0.6 इंटू n EG प्लस NP। ये हमारा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला। किसके लिए? अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या CFSE निकालना। ये तुम्हें 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम कुछ संकुलों में इसको निकाल कर देखते हैं, जैसे D1, D2, D3, D4, D। देखो, याद है आपको वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए D1, D2, D3 एंड D8, D9 एंड D10 ये बिल्कुल सेम आए थे, हैं या नहीं है याद? और किस विन्यास के लिए? D4, D5, D6 और D7। ये 4 ऐसे विन्यास थे जहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड इफेक्ट डालता है, पेयरिंग होती है और नहीं भी होती है। वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगी और कहाँ पर चले जाएंगे? ईजी कक्षकों में। और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रह जाएंगे? आपके T2G कक्षकों में पेयर होने लग जाएंगे। तो यहाँ 0.4 तो इस वैल्यू को लिखा है मैंने। n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर? T2G कक्षकों में। हाईएस्ट कितने आ सकते हैं? 2, 4, 6। फिर 0.6 ये वैल्यू लिख ली मैंने, ये प्लस में है सभी वैल्यूज। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और EG मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो n मतलब इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पर आएंगे? EG में। और NP का मतलब एक्स्ट्रा पेयर। अब एक्स्ट्रा पेयर क्या होता है वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अभी देखो,
सबसे पहले मेरे पास D1 इलेक्ट्रॉन है, तो D1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो और स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है कहाँ पर, D1 D2 D3 D8 D9 D10, तो इनके लिए तो सेम ही निकलने वाला है। तो चलो D1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो मैं क्या कहूँगा 0.4 इंटू n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1, और वो कहाँ पर है T2G में, क्लियर है। प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, और ये एक्स्ट्रा पेयर जो होता है ना वो यहाँ पर काम में आता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पेयर का कोई मतलब होता ही नहीं है। तो ये ओवरऑल आपका कितना रह गया -0.4 डेलो। ऑक्टाहाइड्रल के लिए निकाल रहे हैं इसलिए -0.डेलो। चलो दूसरा इलेक्ट्रॉन D2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो फिर ये यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे माइनस का 0.4 और कितने, अब n की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 0.6 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0.8 डेलो। D3 के लिए यदि मेरे को ये वैल्यू निकालनी है तो अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं यहाँ पर भरूंगा। तो D3 के लिए कितना हो जाएगा माइनस के 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 3, प्लस 0.6 इंटू 0, क्योंकि ऊपर तो गया ही नहीं है तो Eg की वैल्यू तो अभी सबकी क्या चलेगी n, मतलब इलेक्ट्रॉन Eg में कितने हैं 0, तो ये वैल्यू तो 0 चल रही है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.2 डेलो। अब D8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 तो मैंने भरी दिए, और इसके लिए प्रबल और दुर्बल का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, D1 D2 D3 D8 D9 D10, यहाँ पर प्रबल दुर्बल का इफेक्ट पड़ता है, दो हम अलग से देखेंगे इसलिए मैंने ये सेपरेट लिख लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मेरे पास T2G में कितने आ चुके हैं 6, तो मैं क्या करूँगा -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू कितनी हो गई 6, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 इंटू n का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर Eg में, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये तो हो गया 1.2 प्लस का, और ये हो गया आपका 2.4 माइनस का, तो कितना बचा ओवरऑल माइनस का 1.2 डेल O ही बचेगा, ठीक है। चलो D9 के लिए अब एक और इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या करोगे माइनस का 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू कितने हो जाएंगे 3, ठीक है भाई। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये वैल्यू कॉमन चली रही है आपकी, तो ये तो आपका कितना हो गया 2.4 माइनस का, और ये कितना हो गया 1.8 प्लस का, तो कितना बचेगा -0.6 डेलो। यहाँ पर यदि आप वैल्यू चेक करोगे तो सेम इसी प्रकार माइनस का 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू, और ये भी कितना हो जाएगा अब 10 होते ही 4, तो ये ओवरऑल आपकी कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि ये प्लस का 2.4 ये माइनस का 2.4 और ओवरऑल कितनी आ गई 0, CF ऐसी 10 इलेक्ट्रॉन होने पर। अब बात आती है यदि मेरे पास D4 D5 D6 एंड D7 हो, तो अब यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी दो चीज़, एक काम करो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों का इफेक्ट लगेगा, ठीक है। आप पॉज लेकर इसको कॉपी कर लो, क्योंकि इन 6 पर तो कोई इफेक्ट लगता ही नहीं है, ना तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ना वीक लिगेंड का, ठीक है। आप कॉपी करना। देखो मैंने ये दोबारा से रिक्त कर दिए वैकेंट। अब मेरे पास D4 है, अब D4 में दो कंडीशन, एक बार तो मेरे पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक बार है वीक फील्ड लिगेंड। फिर इसी प्रकार D5 SFL एंड WFL, फिर D6 SFL एंड WFL और D7 SFL WFL। चलो सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के निकाल देता हूं सभी के, ठीक है। अब मुझे T2G
और ईजी का विन्यास भी पता होना चाहिए सभी का। तो मैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड ले रहा हूँ सभी के। मेरे पास D4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। स्ट्रॉन्ग क्या करवाता है? स्ट्रॉन्ग के लिए पेयरिंग एनर्जी कम रह जाती है और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। यानी स्ट्रॉन्ग के लिए हमेशा SFL के लिए हमेशा डेल O की वैल्यू ज़्यादा होती है। किससे? P से। P पेयर बनाने के लिए चाहिए उतनी ऊर्जा और डेल O जो मेरे पास है उतनी ऊर्जा, तो जो है वो ज़्यादा है और पेयर बनाने के लिए चाहिए वो कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? पेयर बन जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन जाना यहाँ चाहिए था लेकिन डेल O की वैल्यू ज़्यादा है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इस कारण उसने पेयर करवा दिया, तो एक्स्ट्रा पेयर बना यहाँ पर। तो मैंने कहा था ना ये NP में बाद में बताऊंगा तुम्हें। भाई चौथा इलेक्ट्रॉन नॉर्मल वे में यहाँ जाना चाहिए था, अभी तो पेयर बना नहीं है, लेकिन डेल O की वैल्यू ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। इस कारण क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ EG में जाने की बजाय यहाँ पर T2G में क्या हो जाता है? पेयरिंग हो जाती है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर क्या है? एक्स्ट्रा पेयर बन चुका है और वो एक्स्ट्रा पेयर ही क्या कहलाता है? मेरा NP। तो एक्स्ट्रा पेयर 1 बना तो NP की वैल्यू 1, 2 बनेंगे तो 2, 3 बनेंगे तो 3। चलो तो देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, T2G में कितने हो गए? 4 और EG में कितने हो गया? 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले में 2, 1, 1, इस तरह से भी लिख सकते हो, या टोटल 4 भी लिख सकते हो, 2, 1, 1। अच्छा, अब मैं CFSE निकालूं यहाँ पर तो फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा। तो सबसे पहले माइनस का 0.4 इंटू NT2G, कितनी वैल्यू है? 4, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, प्लस 0.6 इंटू 0, और एक्स्ट्रा पेयर कितना आ चुका है मेरे पास? 1। ठीक है, 1P एक्स्ट्रा पेयर लिख देता हूं। अब इसे सॉल्व करो आप, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 और प्लस 1P। तो यहाँ CFSE की वैल्यू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और D4 के लिए कितनी आ जाती है? माइनस के 1.6 डेल O प्लस 1 एक्स्ट्रा पेयर। ये आपकी CFSE की वैल्यू होती है, किसके लिए? D4 के लिए, जब फील्ड स्ट्रॉन्ग है। चलो D5 के लिए देखते हैं। जब फील्ड स्ट्रॉन्ग हो तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाओ, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जाना कहाँ चाहिए था? यहाँ पर, लेकिन आ कहाँ गया? यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। तो T2G आपका कितना हो गया? 5। EG कितना हो गया आपका? 0। चाहो तो ऐसे लिख देना 2, 2, 1। चलो CFSE निकालो, माइनस का 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5, प्लस 0.6 इंटू ऊपर कुछ भी नहीं है 0, प्लस एक्स्ट्रा पेयर कितने बने? एक एक्स्ट्रा ये रहा, एक एक्स्ट्रा ये है, तो 2 एक्स्ट्रा पेयर। क्या हो जाएगा? ये 2.0, तो माइनस का 2.0 प्लस 2 एक्स्ट्रा पेयर। क्लियर है? चलो अब D6 के लिए बनाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझने की है भाई, ध्यान से समझना। मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो छठवां इलेक्ट्रॉन आते ही एक पेयर तो ऑटोमेटिक बनेगा ही बनेगा। क्या ये एक्स्ट्रा पेयर कहलाएगा? नहीं, एक तो ऑटोमेटिक, भाई 5 फिल हो चुके हैं, छठवां भरना है, एक तो एक्स्ट्रा पेयर बनेगा ही बनेगा। तो एक्स्ट्रा नहीं है, वो नॉर्मल पेयर है। देखो 2 2, अब एक नॉर्मल देखते हैं हम वीक के लिए, 1 2 3 4 5, तो ये एक्स्ट्रा तो ऑटोमेटिक बनना ही बनना है। तो ये वाला पेयर जो है वो एक्स्ट्रा नहीं कहलाएगा, ये तो बनेगा ही बनेगा, तो इस कारण ये नॉर्मल पेयर है। अब यदि मैं देखूं यहाँ पर तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 6। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉनों में से एक्स्ट्रा पेयर 2 ही होंगे, 3 नहीं होंगे। मैं रीजन फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नॉर्मली आपको लग रहा होगा कि ये भी एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। आप तो एक एक करके भरो, 1 2 3 4 5, तो छठवां कहाँ भरोगे? किसी ना किसी एक में तो जाएगा, जोड़ा बनाएगा, और यदि पेयर बना रहा है तो वो एक्स्ट्रा क्यों कहलाएगा भाई? वो तो नॉर्मल पेयर है, बनेगा ही बनेगा। तो 2 एक्स्ट्रा पेयर हैं, 3 नहीं है, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड T2G आपके 2, 2, 2, EG अब भी आपका कैसा है? 0। चलो CFSE निकालो स्ट्रॉन्ग के लिए, माइनस का 0.4 इंटू कितने हो गए? 6 प्लस
0.6 इंटू 0 प्लस एक्स्ट्रा पेयर अभी भी 2 ही हैं, ध्यान रखोगे, 3 नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, फिर से ये आपका 2.4 प्लस 2p। और D7 के लिए देखोगे तो D7 के लिए क्या हो जाएगा, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और अब तो मजबूरी में जाना ही पड़ेगा कहाँ पर, ऊपर, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ, एक्स्ट्रा पेयर कितने हैं? देखो नॉर्मल भर के देख लिया करो, एक्स्ट्रा पेयर का अपने आप पता चल जाता है। 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल पेयर, जोड़ा बनेगा। 7 नॉर्मल पेयर। अब मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर एक ही बचेगा, जो नहीं बनना चाहिए था और वो स्ट्रॉन्ग की वजह से बन रहा है। समझना थोड़ा ध्यान से, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यदि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं भाई, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पेयर तो अपने आप ही बन रहे हैं। अब मैं कर क्या रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग की वजह से उनको ऐसे भर रहा हूँ सबको पेयर बनाते हुए। तो ये एक्स्ट्रा पेयर एक ही तो बना स्ट्रॉन्ग की वजह से, तो एक्स्ट्रा पेयर एक ही रहेगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ देखोगे T2G 2,2,2 और Eg 1। चलो CFSE निकालो स्ट्रॉन्ग के लिए, माइनस के 0.4 इंटू कितना, नीचे तो 6 है ही, प्लस 0.6 इंटू कितने हैं, एक ही है, और एक्स्ट्रा पेयर एक ही बनेगा, ओनली 1 पेयर एक्स्ट्रा है। तो क्या हो जाएगा, ये तो 2.4 माइनस का और ये 6 प्लस का, तो 1.8 रह जाएगा आपका, प्लस, और ये सभी क्या चल रही हैं, डेलो, प्लस 1 एक्स्ट्रा पेयर, सब में लिख दो डेलो, 2 बनेंगे यहाँ पर, डेल ओ प्लस 2 एक्स्ट्रा पेयर। अब वीक के लिए निकालते हैं सब में। वीक में क्या होगा, जिसका फील्ड ही वीक है, वीक के लिए क्या होता है हमेशा, WFL के लिए हमेशा डेलो कम रह जाता है और P ज़्यादा हो जाती है। मतलब जोड़ा बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो तो ज़्यादा है, और मेरे पास जो डेलो है वो कम रह गई। मतलब बाजार गया, चीज़ आ रही है 100 रुपये में और मेरे जेब में पड़े 50 रुपये, तो मैं ला पाऊँगा क्या? नहीं। रिक्वायरमेंट ये वाली, जो है जेब में वो ये वाली, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है कम है, पेयर बनेगा ही नहीं, जोड़ा बनेगा ही नहीं। तो अब मैं दोबारा से D4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 पेयर बनेगा नहीं, कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, T2G, अब मैं डायरेक्ट भर रहा हूँ, 3 Eg 1। चलो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का 0.4 इंटू 3 प्लस का 0.6 इंटू 1, और एक्स्ट्रा पेयर तो कोई बना ही नहीं, तो उस एक्स्ट्रा पेयर की कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये तो हो गई आपकी 1.2 और ये हो गई आपकी 0.6, तो ये कितना रह गया आपका, माइनस का 0.6 डेल ओ डायरेक्ट। इसके लिए CFSE निकालो, क्या हो जाएगा, चलो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक और भर दो, तो 1 2 3 4 एंड 5, पेयर तो बनेगा ही नहीं, जोड़ा। अब तो क्या हो जाएगा, T2G नीचे तो 3, Eg में 2, CFSE निकालो, माइनस का 0.4 इंटू नीचे कितने हैं आपके 3, प्लस ऊपर कितने हैं आपके 0.6 इंटू 2, और एक्स्ट्रा पेयर का तो कोई रोल अभी तक है ही नहीं। तो ये तो कितना हो जाएगा 1.2 और ये कितना हो जाएगा 1.2, यानी कि यहाँ पर कितनी आ गई आपकी वैल्यू, 0। चलो 6 के लिए निकालो, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, T2G। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते ही एक पेयर बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये नॉर्मल पेयर है, अपने आप बनने वाला पेयर है, एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 होते ही 5 कक्षक हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक के बट में तो 2 आएंगे ही आएंगे। तो क्या करोगे, T2G में 4, Eg में अब भी आपके कितने हैं 2, क्या हो जाएगा, माइनस का 0.4 इंटू कितने 4 प्लस 0.6 इंटू कितने हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.6 और ये हो जाएगा 1.2, तो कितना बचा आपका, माइनस का 0.4। और लास्ट एंड फाइनल D7 के लिए एक और पेयर बन जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल पेयर होगा। तो T2G, इसके लिए बता रहा हूँ, T2G आपके कितने हो जाएंगे 5, Eg आपके कितने हो जाएंगे 2। तो चलो
माइनस का 0.4 इंटू 5 प्लस ईजी के लिए कितना हो जाएगा 0.6 इंटू ऊपर देखो 2, तो ये तो हो गया 2.0 और ये कितना हो गया 1.2, तो कितना बचा 0.8, तो माइनस का 0.8 डेल ओ। तो इस तरह से आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि CFSE की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है? आई होप आपके ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन आ जाए तो आप निकाल देना। जहाँ तक है बोर्ड का सवाल है तो बोर्ड में तो केवल डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और जेई के लिए या किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप दे रहे हो तो वैल्यू निकलवाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बोर्ड में भी किसी की वैल्यू निकलवाई जा सकती है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है बोर्ड में। क्लियर है? चलो, तो ये यहाँ पर आकर हमारा ऑक्टाहेड्रल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम ऑक्टाहेड्रल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं कि कैसे हम इस थ्योरी के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। चलो, आप पॉज लेकर कॉपी करोगे। चलो, मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, FeCN6 -4, इसका CFT के अकॉर्डिंग हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे Fe की X। एक CN पर चार्ज कितना होता है -1, 6 CN पर कितना हो जाएगा -6, ऊपर कितना आ जाएगा -4 बराबर में 0, X बराबर +2। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d6 4s2। ये तो तुम्हें एनी हाउ कंडीशन आने ही चाहिए, लेकिन हमें Fe का नहीं चाहिए, चाहिए किसका Fe +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, तो कितना रह जाएगा 3d6। अब मेरे ऑर्बिटल मेरे पास ऊपर बने हुए हैं, इनको मैं थोड़ा सा खाली कर देता हूँ आपको समझाने के पर्पज़ से, इसी वजह से मैंने इनको इरेज नहीं किया था। चलो, 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। अब आप खुद बता दो CN कैसा है। मैंने तुम्हें एक ट्रिक बता रखी है काफ़ी बड़ी, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक यदि सुनना चाहो तो नॉर्मली कार्बन और नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करने वाले, यानी जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देता है वो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं, और जिनमें ऑक्सीजन और हेलोजन देते हैं वो नॉर्मली वीक होते हैं। और आपके अधिकांश जो लिगेंड हैं, इवन 95%, वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, C2O4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक बताओ। तो C2O4 में बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, वीक होगा। कहीं कार्बन को देख के स्ट्रॉन्ग बता दो। ठीक है, याद रखना C2O4- ऑक्सिलेटो होता है, और ऑक्सिलेटो कैसा लिगेंड है आपका, वीक फील्ड लिगेंड। CN कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, N भी बॉन्ड बना सकता है, उभयदंतोक एम्बिडेंटेड लिगेंड है ये। तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवाएगा ही करवाएगा। याद रखा करो, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका फील्ड ही स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, पेयर बना देगा, जोड़ा बना देगा। और जो दुर्बल है खुद ही बेचारा मरा टूटा सा है, औरों की पार कहाँ से पाड़ेगा भाई कि जोड़े बनवा रहा है, तो वो तो खुद की पार पाड़ ले, वही बहुत बात है। तो वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयर नहीं बनाता है, जोड़े नहीं बनाता है भाई। शादी संबंध ब्याह कौन करवाता है, जो खुद समाज में पहचान रखता हो, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो वो, जहाँ पर 10 लोग उसकी बात मानते हो, और जो खुद ही उसकी कोई सुनता ही नहीं हो, वो आपका पेयर बनवा सकता है? नहीं। तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर बनवा देगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयर नहीं बनवाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6, वो खाली रह जाएगा। तमाशा देखो, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या हो जाएगा T2G में तो 2,2,2 या डायरेक्ट भी लिख सकते हो 6 और Eg 0, ये इसका विन्यास है। अच्छा, आप संकरण बता सकते हो इसके आधार पर? क्यों नहीं बता सकते, बता सकते हैं। ये अंदर वाले D तो हैं, और आपको पता है D कितने काम में आते हैं, 3D 4S 4P और 4D, जिसमें से ये वाले T2G के जो 3 हैं
इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे भर चुके हैं, तो यहीं से देना चालू करेगा। एक CN इसमें देगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा, पांचवा, छठवां, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा संकरण। 2 अंदर के डी काम में आए, एक ऐसा आया, 3 पी आए, DsP3। सभी पेयर पेयर पेयर, पैरा या डाया, डाया मैग्नेटिक यानी कि सॉरी पैरामैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय होगा, ये अनुचुंबकीय नहीं होगा। ठीक है, तो DsP3 आ गया। इसके अलावा ये कैसा आएगा आपका, प्रति चुंबकीय। क्यों? क्योंकि सभी युग्मित हैं। नंबर, अगली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6। CN एक दंतुक लिगेंड है, एक बॉन्ड बनाएगा तो 6 जने 6 बॉन्ड बना देंगे आपके। म्यू 0 आएगा, सभी युग्मित हैं, एक भी अयुग्मित नहीं है। और D2sp3 हो या sp3d2, शेप कैसी बनती है, ऑक्टाहेड्रल। बीचों बीच किसको रखोगे, Fe को। 1 2 3 4 5 6, तो CN 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 NC। सही है? सही है? गलत है, N बॉन्ड नहीं बना रहा, C बॉन्ड बना रहा है। हाँ, 12वीं लेवल तक सही है, कोई गलत नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखना कंपटीशन एग्जाम में गलत मान लेते हैं। ये आपके ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर है? चलो, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आप करोगे। अब बात करेंगे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की। क्लियर है?